सुप्रभात। सब ठीक हो? कल अपन बात कर रहे थे जैसे कक्षा 10 विज्ञान पाठ 4 जो अपने चल रहा था। चौथा पाठ प्रतिरक्षा और रक्त समूह वाला जो रुधिर समूह वाला जो पाठ है, रुधिर कह सकते हो, रक्त समूह कह सकते हो। तो उसमें अपन ने प्रतिरक्षा जो है उससे संबंधित बातें की। प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में अपन ने कल चर्चा की। उन्हीं प्रतिरक्षियों में जैसे IgA जो माँ के दूध में पाया जाता है, इसी प्रकार IgG जो अवड़ को पार करके भ्रूण तक पहुंच सकता है, इसी प्रकार IgE जो सामान्यतः मांस कोशिकाओं पर पाया जाता है और एलर्जी के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो यहाँ से ये जो 3 प्रश्न है ये काफी वजनी प्रश्न है। इनमें से एक प्रश्न के आने की संभावना 100% तक रहेगी। एक प्रश्न यहाँ से पक्का आपको देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार जो पीछे अपने टॉपिक पढ़े उनमें जैसे पैराटॉप है, एपिटॉप है। इसी प्रकार जैसे आपने टीके पढ़े तो टीका क्या है, वैक्सीन क्या होती है, इसके बारे में अपन ने जानकारी ली। तो कई बार क्या होता है, कुछ टीकों के बारे में भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, हालांकि संभावना कम होती है। जैसे पोलियो के टीके का क्या नाम है, तो पोलियो का टीका क्या होता है, ओरल पोलियो वैक्सीन, OPV के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार क्षय का टीका, जैसे क्षय का टीका जो होता है BCG का टीका लगाया जाता है, जो सामान्यतः बैसिलस कैलिमेटी गुरिन, इस टीके का नाम होता है बैसिलस कैलिमेटी गुरिन। इसी प्रकार जैसे कोकर खांसी, डिप्थीरिया, खांसी, टिटनस आदि का टीका जो होता है DPT का टीका लगता है इसके लिए। ये टीका भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार टाइफाइड, मोतीजरा का जो टीका होता है TAB के टीके के नाम से इसको अपन क्या कहते हैं, जानते हैं। इसी प्रकार हैजा जो होता है, हैजे का टीका जो होता है उसका नाम ही हैजे का टीका ही होता है। इसी प्रकार पीलिया हेपेटाइटिस के लिए हेपेटाइटिस B का टीका लगाया जाता है। फिर चेचक जो है उसके लिए चेचक का टीका लगाया जाता है। तो इस प्रकार से अनेक रोगों के लिए अलग अलग टीके सामान्यतः अपन क्या करते हैं, काम में लेते हैं। तो टीके का नाम संभावना बहुत कम रहती है हालांकि पूछने की, क्योंकि डायरेक्ट अपने बुक में ये चीज दी हुई नहीं है। तो टीके के बारे में डायरेक्ट आपको पूछना शायद संभावना उसकी कम रहेगी आपके। तो अब अपन चलते हैं मूल टॉपिक के ऊपर, जो आज का टॉपिक है उसके ऊपर। टॉपिक है रक्त और रक्त समूह, रुधिर वर्ग, रक्त और रक्त समूह या रुधिर वर्ग। तो रक्त क्या है? रक्त हमारे शरीर के अंदर एक तरल जीवित ऊतक है, तरल प्रकार का, जो लिक्विड अवस्था में, जीवित अवस्था में गाढ़ा पदार्थ है, चिपचिपा होता है और लाल रंग का अमूमन देखने को आपको मिलता है। इसी प्रकार जो टीका है, जो रक्त है, उसके अंदर सामान्यतः अपने जो वाहिकाएं होती है उसके अंदर ये क्या होता है, बहता रहता है। तो रक्त जो होता है उसमें प्लाज्मा होता है। तो एक जो प्लाज्मा होता है वो निर्जीव तरल माध्यम के रूप में होता है। इसी प्रकार रक्त कणिकाएं जिसको आप जीवित अवस्था में देखते हो RBC, WBC और बिंबाणु के रूप में। तो सामान्यतः अपन जो प्लाज्मा है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे अपना जो लसिका तंत्र है उसमें भी प्लाज्मा की कुछ मात्रा होती है। जैसे कई बार अपन गिर जाते हैं और गिरने पर जैसे अपना कोई भाग ऊपर की चमड़ी लगी छिल जाती है, तो छिलने के ऊपर आप देखते हैं उसमें बारीक हल्का हल्का पीले रंग का पानी सा निकलता है। तो उसमें जो लसिका तंत्र से ही आ रहा है, तो एक्चुअल में वो भी प्लाज्मा का ही भाग है, जिसमें WBC की काफी मात्रा आपको देखने को मिलेगी। परंतु जो रुधिर है अपना मेन, उसमें 2 माध्यम हो गए, एक निर्जीव अवस्था में प्लाज्मा के रूप में और सजीव अवस्था में क्या हो गया, रक्त कोशिकाओं के रूप में आपको देखने को मिल रहा है। तो सामान्यतः जो रुधिर है उसके अंदर जो प्लाज्मा है वो अपने आंतों में अधिशोषित जो पोषक तत्व है, यानी जिनको अशोषित, जिसको परिकशित, जिनका शोषण नहीं हो पाता है, प्लाज्मा क्या करता है, उसको शोष के और शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का क्या करती है, विशेष तौर से काम करती है। और हानिकारक जो पदार्थ है उनको उत्सर्जी अंगों तक लाने का भी काम करती है, कार्य करती है। तो प्लाज्मा में अलग अलग प्रकार की जो कोशिकाएं होती है, 3 प्रकार की कोशिकाएं, जिसको अपन रक्त कणिकाओं के नाम से जानते हैं। रक्त कणिकाएं कौन कौन सी होती है? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और बिंबाणु के रूप में। तो लाल रक्त कणिकाएं RBC
आरबीसी का मतलब लाल रक्त कणिकाएं। इनका जीवन काल होता है 120 दिन के रूप में, और इनकी आकृति होती है वो तस्तरी जैसी होती है। तस्तरी जो होती है फेंकने वाले डिश जैसी इसकी आकृति आपको देखने को मिलती है। इसमें केंद्रक नहीं होता है, ये केंद्रक विहीन कोशिका है, केंद्रक विहीन कोशिका है। तो आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। जीवन काल 120 दिन है, और इसका मुख्य काम होता है O2 व CO2 का आदान प्रदान करना। अर्थात हमारे रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन इसी के अंदर होगा, तो इसको क्या करेगा, ये O2 को ग्रहण करेगा और CO2 को क्या करेगा, बाहर लड़ने में सहायता करेगा। दूसरी आपके WBC, WBC का जो होती है वो रोगाणु से लड़ने की क्षमता रखती है, अर्थात हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करती है। इसकी आकृति अनियमित होती है, इसकी आकृति कोई फिक्स नहीं होती। जैसे रोगाणु शरीर में सामने आ रहे हैं, फिर क्या करेगी, अपनी आकृति को बदलती जाएगी, फिर आकृति बदल जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा जब रोगाणु अंदर तक चले जाएगी, ऊपर से क्या कर देगी, उसको पैक कर देगी। इसको अपन भक्षाणु भी कह सकते हैं। इसी प्रकार प्लेटलेट्स बिंबाणु के रूप में, बिंबाणु जो होते हैं प्लेटलेट्स के रूप में, ये हमारी रक्त की जो धमनियां होती है, वाहिनिकाएं होती है, या जो रक्त नलिकाएं होती है, उनको सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। और जब रुधिर रक्त बहता है तो उस रक्त को क्या करती है, एक प्रकार से रोकने का भी, जो रक्त बहता है उसका थक्का बढ़ाने का भी क्या करता है, ये कार्य करता है। तो ये अलग अलग प्रकार के रक्त में पाए जाने वाले रक्त कणिकाएं हो गई, और इनकी से संबंधित जानकारी अपन ने यहाँ पे जुटाई। अब जो अपना मेन टॉपिक है, जो पार्ट है, जैसे बिंबाणु का जीवन काल कितना होता है, हालांकि दूसरे पार्ट में आपके ये चीजें आ चुकी होगी, तो इस पार्ट में से यहाँ से प्रश्न डायरेक्ट करता नहीं है, ठीक है, इनमें से प्रश्न डायरेक्ट नहीं करता, क्योंकि दूसरे पार्ट से जुड़ी चीजें भी ये है, उसमें जो रक्त से संबंधित जो टॉपिक है हृदयवाड़ा, उसके अंदर इसकी पूरी जानकारी मिल जाती है, इसलिए यहाँ से प्रश्न इसमें से नहीं करते हैं। इसमें से जो प्रश्न आता है मेन, वो आता है रुधिर समूह से रक्त समूह जो आपका है, उसमें से प्रश्न किया जाता है। तो मनुष्य के अंदर जैसे अपन देखते हैं, कोई भी मनुष्य हो, किसी जाति का हो, सभी के खून का रंग कैसा होता है, लाल ही होता है दिखने में, परंतु सभी के रुधिर का रंग लाल है, परंतु फिर भी रुधिर जो है उसको अलग अलग वर्गों में अपन ने बांटा है। तो पुराने टाइम में इसके बारे में जानकारी नहीं थी। जैसे अमूमन जैसे शल्य चिकित्सा का जो कार्य था, सुश्रुत के आपने नाम सुने, तो वहां पे जो चीजें आई है, बाद में जैसे समय बदलता गया, खोजें होती गई, और एक समय ऐसा आया तो अब जैसे अपन देखते कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, दुर्घटना में घायल होता है, चोट लग जाती है, काफी खून बह जाता है, या किसी का बड़ा ऑपरेशन होता है, उसमें खून निकलता है, तो डॉक्टर कहता है इसको खून की आवश्यकता है, खून देना पड़ेगा। तो दुर्घटनाग्रस्त जो व्यक्ति होता है या कोई किसी रोग से ग्रसित है, उसके शरीर में खून की आवश्यकता होती है, और इसके लिए किसी दूसरे व्यक्ति का रुधिर है उसको दिया जाता है। तो दूसरा व्यक्ति से पुराने जमाने में ऐसा काम कोई करते भी नहीं थे, अमूमन परिवार वाले देते थे। आजकल तो जैसे काफी सर्किल हो गया, ब्लड ग्रुप, ब्लड बैंक बन गए और बन गए, परंतु पुराने टाइम में ये चीजें नहीं थी। तो उस समय क्या था, सामान्यतः जो रुधिर है वो देने का काम घरवाले करते थे। तो जैसे देखा कि बाप का रुधिर बेटे को दिया गया, बेटे का रुधिर बाप को दिया गया, उसके बावजूद उसकी मृत्यु हो गई, इसका मतलब बाप और बेटे का रुधिर एक सा नहीं है, दोनों का रुधिर सेम है नहीं है। तो इस प्रकार की घटनाएं जो है वैज्ञानिकों को कुछ खोजें करने के लिए उन्होंने क्या, वैज्ञानिकों को एक प्रकार से प्रोत्साहन किया। तो जैसे देखा कि खून दिया घरवाले का, उसके बावजूद मृत्यु हो गई, या ब्लड ग्रुप रुधिर के कारण से खून जम गया, थक्का बन गया, थक्का बनने से क्या होगी, फट गया, फटने से क्या होगी, व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो रुधिर के मिलने के बाद भी ऐसा हो गया, तो इसके पीछे वैज्ञानिक लग गए, और लगने के बाद उन्होंने क्या क्या खोज देख के, उनमें सबसे पहले नाम आता है लेड स्टीनर का। लेड स्टीनर ने 1901 में रक्त जो रुधिर समूह है, रुधिर वर्ग, उसकी खोज किसने की थी, लेड स्टीनर ने की। लेड स्टीनर ने सबसे पहले किसकी खोज की थी, रुधिर वर्ग की खोज की। तो इसने जो रुधिर वर्ग की खोज की, उसका आधार क्या था तो लेड स्टीनर ने सबसे पहले रुधिर वर्ग की खोज की। तो रुधिर का जो रुधिर अपना जो उसमें उपस्थित जो लाल रक्त कणिकाएं, उनके ऊपर विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं उनके ऊपर, विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन। तो उन प्रोटीनों की पहचान की गई और उनका नाम क्या रखा गया, प्रतिजन रखा गया। तो उन प्रतिजन को देखा, तो रक्त कणिकाओं की सतह पर मुख्य रूप से जो प्रतिजन पाए गए, उस समय 2 प्रकार के प्रतिजन खोजे गए।
कितने प्रकार के खोजेंगे? 2 प्रकार के प्रतिजन खोजेंगे और इनका नाम क्या रखा गया? प्रतिजन ए और प्रतिजन बी के नाम से इनको जाना गया। इसी प्रकार रुधिर के सीरम के अंदर भी, रुधिर का जो सीरम है उसमें भी 2 प्रकार के प्रतिरक्षी और खोजेंगे, तो उनको प्रतिरक्षी बोला गया एंटी, जैसे एक हो गया एंटीजन और वो गया एंटीबॉडी, है ना। तो इस प्रकार से 2 प्रकार के प्रतिरक्षी खोजेंगे। प्रतिरक्षी उसको अपन एंटी ए और एंटी बी से दर्शा सकते हैं, या प्रतिरक्षी ए और प्रतिरक्षी बी। सुविधा के लिए अपन इसके लिए स्मॉल लेटर यूज में ले सकते हैं। सुविधा के लिए अपन क्या कर सकते हैं? इसके लिए स्मॉल लेटर यूज में ले सकते हैं। तो लेव डिस्टिलर ने इसके आधार पर रुधिर को 4 भागों में बांटा। 4 भाग कौन कौन से हो गए? ए बी और ओ, 4 भागों में इसको बांटा। तो इस वर्गीकरण के हिसाब से अपन देखें तो ए बी ओ, देखो यहाँ पे ये कॉमन आ गया ए बी, तो ए बी ओ, तो रुधिर किस प्रकार का हो गया? मनुष्य का एबीओ प्रकार का हो गया। एबीओ प्रकार का समीकरण इसको अपन कह सकते हैं। तो रुधिर के अंदर जो एबीओ है इसमें जो जब अपन देखें 3 प्रकार के विकल्प है। आनुवंशिकी के हिसाब से अपन देखें तो इसमें कितने प्रकार के विकल्प है? 3 प्रकार के। कौन कौन से? ए बी और ओ के रूप में। तो उसके आधार पर जीन जो है उसकी संरचना के बारे में जानकारी आनुवंशिकी के तौर पर अपन ले सकते हैं। तो तीनों विकल्प में एक ही जीन के भाग होंगे। तो जैसे ये हो गया आई ए जो ए के लिए उत्तरदायी है। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि जो जीन, यहाँ पे जो रुधिर वृक्क जो है इसके जो जीन बनेंगे, तो जो ए और बी है वो तो प्रभावी है, ओ के साथ अप्रभावी है। तो जीन हो गया, एक तो हो गया आई ए, एक हो गया आई बी, एक हो गया आई जीरो, या अपन कह सकते हैं आई स्मॉल आई से दिखा सकते हैं इसको इससे दिखा सकते हैं। तो ये तो हो गया ए के लिए, ये बी के लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया? ओ के लिए हो गया, ठीक है ना। तो इसके संभावी जो 3 जो विकल्प है इनके कितने प्रकार के जीन बनेंगे? 6 प्रकार के जीन बनेंगे। तो 6 प्रकार के जीन कौन कौन से हो गए? आई ए रुधिर में कौन सा हो गया? ए हो गया। इसी प्रकार ए प्रभावी है और ओ के साथ अप्रभावी है, और आई जीरो कह सकते हैं। तो आई ए प्रभावी और ये अप्रभावी, रुधिर में कौन सा हो गया? इसका भी ए हो गया। इसी प्रकार आई बी रुधिर में कौन सा हो गया? बी हो गया। इसी प्रकार आई बी आई ओ कौन सा हो गया? ये भी हो गया, अर्थात इसमें बी प्रभावी है। इसी प्रकार आई ए आई बी ये मिलने से कौन सा बन गया? ए बी बन गया। इसी प्रकार आई जीरो कौन सा हो गया? ओ हो गया। तो इस प्रकार से अपन देख रहे हैं कि 6 प्रकार के जीन बने। 6 प्रकार की जीन संरचनाएं हमें देखने को मिल सकते हैं, जो मनुष्य में इनमें से किसी न किसी प्रकार की एक न एक जीन रुधिर में पाई जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी में यह जीन है, इसका मतलब उसमें संतानें जो होगी उसमें ओके आने की संभावनाएं भी आगे हो सकती थी, माता का भी इसी प्रकार की जीन संरचना हो तो, ठीक है ना। तो जेनेटिक्स से संबंधित जो कुछ प्रश्न है इसके बारे में जानकारियां इससे जुड़ी हुई आगे आपको देखने को मिल सकती है। अर्थात यहाँ पे ये जो टॉपिक है वो मेंडल के नियमों से जुड़ी हुई एक चीज के रूप में भी आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से संबंधित जो विवादास्पद मामले होते हैं, संतानों से संबंधित है, कोई अन्य चीजों के, तो रुधिर के आधार पर इनके बारे में क्या कर सकते हैं? अपन जानकारियां ले सकते हैं। अपन यहाँ पे जो मेन बात करेंगे प्रतिजन और प्रत्यक्ष के आधार पर रुधिर को अपन ने जो 4 भागों में बांटा, तो कौन किसको दे सकता है और कौन किसे ले सकता है उसके बारे में मेन जानकारी लेंगे कि कौन सा रुधिर समूह सबको रुधिर देने में सक्षम है, कौन सा रुधिर समूह किसे लेने से सक्षम है। तो प्रतिजन कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। और प्रतिरक्षी भी कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। प्रतिजन हो गया कैपिटल ए कैपिटल बी, और प्रतिरक्षी को अपन ने मान लिया स्मॉल ए स्मॉल बी के रूप में। अब कौन किसको खून दे सकता है, कौन किससे खून ले सकता है? पहले जैसे अपन किसी को रुधिर देते हैं, जैसे ब्लड बैंकों में तो रुधिर आपका रख लेंगे और लेने के बाद में आवश्यकता के हिसाब से जो है जांच करने के बाद दे देंगे। परंतु तो रुधिर वर्ग में अपन जैसे देख रहे कौन किसको दे सकता है, कौन किसको ले सकता है, सारणी के माध्यम से अपन इसको समझ सकते हैं। रुधिर वर्ग कौन सा है? ये हो जाएगा ए बी ओ जो भी है, ठीक है। अब रुधिर का जो भाग है, रुधिर है, उसमें कौन सा प्रतिजन उपस्थित है? तो आरबीसी पर कौन सा प्रतिजन है? तो ये हो गया आरबीसी पर प्रतिजन, ठीक है। आरबीसी पर क्या हो गया? प्रतिजन। दूसरा सीरम के अंदर कौन सा प्रतिरक्षी है? तो ये हो गया सीरम में उपस्थित प्रतिरक्षी,
सीरम में प्रतिरक्षी हो गया, प्रतिरक्षी। अगला एक भाग इसका बना लेंगे, किसको रुधिर दे सकता है या किससे रुधिर ले सकता है। तो कौन किसको दे सकता है, किसको रुधिर दे सकता है, दे सकता है, किससे रुधिर ले सकता है, किससे ले सकता है। और लास्ट में आ जाएगा प्रतिशत मात्रा कि भारत में इस व्रत की प्रतिशत मात्रा कितनी है। भारत में प्रतिशत मात्रा यानी कितने परसेंट लोग हैं जो इस रुधिर व्रत की, प्रतिशत संख्या, प्रतिशत संख्या, ये हो गया। अब अपन रुधिर के जो अलग अलग वर्ग है उन वर्गों की अपन यदि बात करें तो सबसे पहले कौन सा आता है, रुधिर वर्ग ए आता है। रुधिर वर्ग ए वाला जो व्यक्ति है उसमें प्रतिजन भी कौन सा होगा, ए होगा। अर्थात प्रतिजन की उपस्थिति के आधार पर रुधिर वर्ग माना गया है। तो प्रतिजन कौन सा हो गया, ए। प्रतिजन कौन सा हो गया, जैसे जो रुधिर एक तो प्रतिजन जिसमें है ए हो गया, बी है, बी हो गया, दोनों तो ए बी हो गया, और दोनों ने तो कौन सा हो गया, ओ हो गया। तो रुधिर वर्ग ए में प्रतिजन कौन सा होगा, ए होगा। रुधिर वर्ग बी इसमें प्रतिजन कौन सा होगा, बी होगा। रुधिर वर्ग ए बी उसमें प्रतिजन कौन सा होगा, ए बी होगा। और रुधिर वर्ग ओ उसमें प्रतिजन कौन सा होगा, कोई भी नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से प्रतिजन के आधार पर अपन ने क्या किया, इसको 4 भागों में बांट दिया। दूसरा, सीरम में उपस्थित प्रतिरक्षी। तो प्रतिजन की विपरीत प्रतिरक्षी होगी, प्रतिजन के विपरीत। तो इसमें प्रतिरक्षी कौन सा हो गया, बी। चाहो तो आप इसको आप लिख सकते हो एंटी बी ऐसे, और स्मॉल बी लिख सकते हो डायरेक्ट। ठीक है ना, इसमें कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है, इसमें दोनों ही प्रतिजन उपस्थित है नहीं होंगे ए बी में। ठीक है, इसी प्रकार ओ में दोनों प्रतिजन उपस्थित होंगे। तो रुधिर वर्ग ए में प्रतिरक्षी कौन सा, बी। बी में कौन सा, ए बी में कोई नहीं, और ओ में दोनों। अब कौन किसको रुधिर दे सकता है, यानी किसको रुधिर कौन दे सकता है। तो ए वाला किसको दे सकता है, देखिए ए वाला ए को देगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, परंतु जैसे बी को देगा, किसको देगा, बी को। तो जो व्यक्ति रुधिर दे रहा है, जैसे मान लीजिए मेरा रुधिर वर्ग ए है और आपका रुधिर वर्ग मान लीजिए कौन सा है, बी है। तो मेरे रुधिर में प्रतिजन कौन सा है, बी, और आप वाले में प्रतिजन कौन सा है, ए। तो देने वाले का प्रतिजन, पहले मेरे में क्या है, प्रतिजन, मेरा प्रतिजन कौन सा हो गया, मेरा आपने ए माना, तो मेरे में प्रतिजन कौन सा, बी। और आपका रुधिर वर्ग बी है, तो आपका प्रतिजन कौन सा, ए। ठीक है ना, हाँ। देखिए जैसे मान लीजिए मेरा रुधिर वर्ग कौन सा है, ए। रुधिर वर्ग मेरा कौन सा है, ए, और आपका कौन सा मान लीजिए बी है। तो मेरे वाले में प्रतिजन कौन सा है, बी है। आप वाले में प्रतिजन कौन सा है, ए। प्रतिजन बी, सॉरी, मेरा प्रतिजन कौन, मेरा रुधिर में कौन सा, ए है, आपका कौन सा है, बी। तो मेरे शरीर में या मेरे रुधिर में प्रतिजन कौन सा, ए ही है, और आप वाले में प्रतिजन कौन सा, बी है। परंतु प्रतिरक्षी क्या होंगे, उल्टे होंगे। तो रुधिर वर्ग ए होगा, उसमें प्रतिजन कौन सा है, जैसे ए है तो प्रतिरक्षी कौन सा होगा, बी। और आपका रुधिर वर्ग कौन सा, बी, तो प्रतिजन कौन सा है, बी है, परंतु प्रतिरक्षी कौन सा, ए। तो देने वाले का प्रतिजन, यानी मैं आपको रुधिर दे रहा हूं, तो मेरा जो प्रतिजन है वो आपके प्रतिरक्षी से क्या करेगा, क्रिया करेगा। मेरा प्रतिजन किससे क्रिया करेगा, आपके प्रतिरक्षी से क्रिया करेगा। तो जैसे आपका माना कौन सा, अपन ने बी माना, तो बी में प्रतिरक्षी कौन सा आ गया, ए हो गया। और ए प्रतिजन के साथ में प्रतिरक्षी कौन सा आना चाहिए, बी। इसका मतलब क्रिया किसकी होगी, इस ए की इस ए से होगी, यानी प्रतिजन ए की क्रिया एंटी ए से होगी। इसका मतलब मामला गड़बड़ है। तो रुधिर कोशिकाएं जो है वो क्या होगी, आरबीसी क्या होगी, चिपक जाएगी। आरबीसी क्या होगी, चिपक जाएगी। और चिपकने का मतलब रुधिर में क्या हो गया, समून हो गया। रुधिर में क्या हो गया, समून हो गया, यानी खून फट गया, या धमनियों में, शिरों में खून जम गया, आगे रोटेट नहीं होगा, हमारी क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी। इसका मतलब देने वाले का प्रतिजन
लेने वाले के प्रतिरक्षी से क्या करता है, क्रिया करता है। और क्रिया यदि अलग प्रकार की है तो रक्त समून हो जाएगा, और प्रतिरक्षी अलग होंगे इसका मतलब समून होगा, और समून होने का मतलब उस लेने वाले की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो ए वाला ए को देगा, कोई तकलीफ नहीं है, परंतु बी को देगा तो बी में कौन सा प्रतिरक्षी है, ए विरोध करेगा, और विरोध करने का मतलब क्या होगा, बी वाले लेने वाले की मृत्यु हो सकती है, इसका मतलब बी को नहीं दे सकता। अब देखिए ए बी में कोई प्रतिरक्षी नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, इसका मतलब ये ए बी को भी दे सकता है, ठीक है। अब ओ की बात आई, ओ को नहीं देगा क्योंकि ओ में दोनों है, गड़बड़ होगी। इसी प्रकार किससे ले सकता है, तो ए वाला जो है वो ए से ले सकता है, कोई तकलीफ नहीं है, बी से तो आदान प्रदान होगा ही नहीं। दूसरा ए बी में देखिए दोनों प्रतिजन है, ए बी में दोनों प्रतिजन है, इसका मतलब इसका भी नहीं ले सकता क्योंकि इसमें प्रतिजन कौन सा बी भी है, तो वो क्या करेगा, इस ए वाले का विरोध करेगा, इसका मतलब ये ए बी का नहीं ले सकता। परंतु ओ में देखिए कोई भी प्रतिजन नहीं है, इसका मतलब ओ वाले का ले सकता है। इसी प्रकार बी वाला बी से ले लेगा, बी को दे सकता है, और ए बी को ये भी दे सकता है, ए को नहीं दे पाएगा, ओ को नहीं दे पाएगा। लेने की बात आएगी, बी से ले लेगा, ओ से ले लेगा। इसी प्रकार ए बी में कोई भी प्रतिरक्षी नहीं है, कोई भी प्रतिरक्षी नहीं है ना। इसका मतलब लेने वाली बात तो सबसे हो गई, परंतु देने वाली बात गड़बड़ है, क्यों, इसमें दोनों प्रतिजन है, तो ये किसको देगा, केवल ए बी को देगा, किसको देगा, केवल ए बी को। परंतु लेने की बात आएगी तो ए से ले लेगा, बी से ले लेगा, ए बी से ले लेगा, और ओ से भी ले लेगा, सबसे ले सकता है। देने वाले में खाली इसका केवल खुद को दे सकता है, तो ए बी वाला ए बी को दे सकता है, बाकी किसी को दे नहीं सकता। लेने की बात आएगी सबसे ये ले लेगा, और सबसे लेने के कारण से ही इसको बोलते हैं सार्वत्रिक ग्राही, यानी सबसे लेने वाला। अब देखिए ओ की बात आती है, ओ वाले में दोनों प्रतिजन नहीं है, दोनों ही प्रतिजन नहीं है, इसका मतलब देने में सबको दे सकता है, तो देने में किसको देगा, ये सबको दे सकता है, तो ओ वाला ए को दे सकता है, बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है, और ओ को भी दे सकता है। लेने की बात आएगी तो इसमें देखिए दोनों प्रतिरक्षी है, तो दूसरे से लेगा तो विरोध होगा मामला, इसका मतलब ओ के अलावा किसी दूसरे से नहीं ले सकता, ओ के अलावा किसी दूसरे से नहीं ले सकता। तो विश्व में भारत में यदि अपन देखें तो 25% लोग तो कौन से वर्ग के, ए वर्ग के है, 35% लोग किस वर्ग के, बी वर्ग के है, और 30% किसके है, ए बी वाले हैं। और किसके कितने बच गए पीछे, 10%, ए बी वाले कितने हो जाएंगे, 10, ए बी वाले 10% है, ये कितने परसेंट है, 30% है। तो ए बी वाले जो है उनकी तो बल्ले बल्ले है, क्यों, क्योंकि सबसे ले सकते हैं, जब भी जरूरत पड़े सबसे लिया जा सकता है। देने की बात आए तो ले देंगे, और ओ वाला सबको दे सकता है, परंतु लेने की बात आए तो मामला गड़बड़ है। इसका मतलब ओ जो है वो क्या होगा, सबको देने वाला, और देने वाले को क्या बोलते हैं, दाता बोलते हैं। तो ओ वर्ग जो है वो क्या कहलाएगा, सार्वत्रिक दाता कहलाएगा, सार्वत्रिक दाता। कौन हो गया, ओ, और ये क्या हो गया, सार्वत्रिक सबसे लेने वाला, सार्वत्रिक ग्राही। छोटे प्रश्न दो बने यहां से, कौन सा रुधिर वर्ग जो है सार्वत्रिक दाता कहलाता है, उत्तर क्या हो जाएगा, ओ। किस रुधिर वर्ग का व्यक्ति सबको रुधिर दे सकता है, उत्तर हो जाएगा ओ। किसका व्यक्ति सबसे ले सकता है, ए बी वाला। किसका ले सकता है, ए बी वाला। किस वाला सबको दे सकता है, ओ वाला। तो 2% यहां से बढ़ गए। तो इस प्रकार से ये हो गया ब्लड ग्रुप आपका, जिसमें कौन किसको दे सकता है, कौन किसे ले सकता है। तो रुधिर जो है, जब आगे परिस्थितियां सामने आई, किसी को खून की जरूरत पड़ी तो जिससे जांच कर ली गई कि ए वाला इसको दे सकता है, बी वाला इसको दे सकता है, ओ वाला इसको, ए वाला इसको। परंतु देखा गया कि जैसे किसी का रुधिर वर्ग ए है, रुधिर वर्ग कौन सा है, ए, और उसको एक ही रुधिर दिया जा रहा है, उसको एक ही रुधिर दिया जा रहा है। एक बार चला दिया, दूसरी बार फिर चला रहे हैं, उसकी मृत्यु हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। फिर देखा कि यार जब ब्लड ग्रुप सेम है, सेम ब्लड ग्रुप दिया गया, उसके बावजूद ऐसा क्यों हुआ। पहले तो क्या थी, बाप बेटे की बात है कि बाप का बेटे को दिया, बेटे का बाप को, तो मामला हुआ पेट का। अब क्या पेट गया कि सेम ब्लड ग्रुप का होने के बावजूद उस लेने वाले की क्या हो गई, मृत्यु हो गई।
तो उसके बाद ऐसा देखा गया कि समान रुधिर वर्ग का आदान प्रदान करने के बाद में व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ऐसा किस कारण से होता है, इसके बारे में जानने के लिए लेड स्टीनर और विनर, लेड स्टीनर और विनर ने दोनों ने प्रयास किए और 1940 में एक फिर नई खोज सामने लेके आ गए। वो खोज कौन सी थी, उन्होंने रुधिर की जो आरबीसी है उस पर एक तीसरा प्रतिजन और खोज लिया। एबी तो पहले थे, एबी के बाद में तीसरा प्रतिजन खोज लिया गया और उसका नाम क्या निकाल दिया गया, RH कारक निकाला। तो इसका RH कारक क्यों निकाला, अर्थात मका का रिसेस बंदर, RH किससे जुड़ा हुआ, बंदर से जुड़ा हुआ, रिसेस से। तो मका का रिसेस बंदर जो था उस बंदर में सबसे पहले इसके क्या की इन्होंने खोज की। तो मनुष्य में जो तीसरा प्रतिजन RH कारक, यानी इसका नाम क्या दिया गया, RH कारक नाम दिया गया। तो जिस व्यक्ति में ये RH होता है, यानी ये प्रतिजन पाया जाता है, उसको बोलते हैं RH धनात्मक, और जिसमें नहीं होता उसको बोलते हैं RH ऋणात्मक। अर्थात जिसमें होगा धनात्मक होगा और जिसमें नहीं होगा उसको क्या कहलाएगा, RH ऋणात्मक होगा। तो रिसेस बंदर के ऊपर जो खोज की गई, इस खोज के आधार पर तीसरे प्रतिजन की खोज कर ली गई। तीसरे प्रतिजन का नाम क्या हो गया, RH या RH कारक, RH वेक्टर हो गया। अब ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी, जैसे कहते हैं कि इसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव वाली बात कहां से आई, RH कारक से आ गई हो। तो RH जो कारक होता है उस कारक में करीब 417, कितने, 417 एमिनो अम्लों का प्रोटीन का गुच्छा होता है। RH कारक का मतलब है 417 एमिनो अम्ल का एक ये प्रोटीन है जो RH कारक के रूप में है। तो विश्व की करीब 85% जो मानव आबादी है वो RH धनात्मक है। विश्व की कितने 85% लोग RH धनात्मक है और 15% के आसपास क्या RH ऋणात्मक है। तो 15% के आसपास ऋणात्मक है और 85% क्या हो गए, धनात्मक हो गए। तो मानव में 5 प्रकार के RH कारक है वो खोजे गए। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। तो कौन कौन से हो जाएंगे वो, मानव में RH कारकों के प्रकारों, ये तो ही जाएगा। ब्लड ग्रुप वाली बात अपनी क्लियर होगी, जो है सारणी विशेष तौर से यूज में आ सकती है आपके। RH कारक कितने प्रकार के हो गए, 5 प्रकार के। कौन कौन से, RH-D एक तो हो गया, सबसे अधिक ही होता है, सबसे जो सर्वाधिक प्रतिरक्षा जनी है वो RH-D होता है। इसी प्रकार RH कैपिटल E, RH स्मॉल e, RH कैपिटल C, RH स्मॉल c। इस प्रकार से 5 प्रकार के RH कारक आपको देखने को मिलते हैं। तो RH कारक जो है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा है, वजनी है, RH-D है। क्यों, क्योंकि इसमें सबसे अधिक प्रतिरक्षा जनी के रूप में क्षमता होती है, या सर्वाधिक प्रतिरक्षा जनी के रूप में यह पाया जाता है। तो रक्तदान के समय न केवल यानी खून देते हैं अपन, तो उसमें अपना रक्त समूह मिलाना ही जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ में RH कारक भी मिलाना जरूरी है। तो RH प्लस का जो रक्त है वो प्लस वाले को दिया जाएगा, माइनस वाले को माइनस का दिया जाएगा। RH माइनस वाले व्यक्ति के शरीर में जो है यदि RH धनात्मक वाला भेजा जाता है तो उसके विरुद्ध क्या होता है, शरीर में IgG, ये क्या बन गया, एक प्रतिरक्षी बन गया। ये क्या करेगा, ये प्रतिरक्षी RH धारी जो लाल रक्त कणिका है उसके कारण से क्या करेगा, बिलिरुबिन पैदा करेगा। क्या पैदा करेगा, बिलिरुबिन नामक एक रासायनिक पदार्थ का निर्माण करेगा। और ये पदार्थ क्या होगा, हमारे शरीर का जो यकृत है, लीवर है, उसमें फलिया जो तिल्ली है उसमें वहां से हानि पहुंचाएगा और वहां से फिर कहा जाएगा, ये गुर्दों में जाएगा, किडनी में जाएगा। तो किडनी पर इसका प्रभाव पड़ेगा और किडनी क्या होगी, अपनी फेल हो जाएगी। इसका मतलब किसी को खून यदि दूसरे ग्रुप का डाल देते हैं, टाइमली पता नहीं चल जाता है भाई, रिएक्शन होते हैं जिसे, हालांकि डॉक्टर ऐसा कहते नहीं है। बाय द वे ऐसा बाय द वे भूल से हो जाता है तो आत्मा पता लग जाता है, तो खून पूरा चेंज करना पड़ता है। यदि खून चेंज नहीं होगा तो फिर उस आदमी को मरना पड़ेगा, क्योंकि उसके गुर्दे क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। इस प्रकार से RH कारक के आधार पर जो ब्लड ग्रुप है वो देने की प्रक्रिया वर्तमान में देखने को मिलती है। जैसे मान लीजिए कई बार देखते हैं कि जो माता है वो RH ऋणात्मक है, पिता RH धनात्मक है, और पहली संतान कैसी होगी, RH धनात्मक होगी। मान लीजिए पहली संतान कैसी होगी, RH धनात्मक होगी।
अब पहली संतान जब RH धनात्मक बनेगी तो माता के गर्भाशय में RH धनात्मक के कारण से क्या होगा, प्रतिरक्षी पैदा होगा। क्योंकि माता ऋणात्मक है तो माता के गर्भाशय में RH धनात्मक के कारण से क्या होगा, एक प्रतिरक्षी पैदा होगा और वो प्रतिरक्षी क्या करेगा, इसका विरोध करेगा RH धनात्मक का। अब अगली संतान भी यदि RH धनात्मक है, पहली संतान सामान्य होगी, दूसरी संतान भी यदि RH धनात्मक है तो वो संतान या तो गर्भ में मर जाएगी या भ्रूण वहीं पे अवरुद्ध हो जाएगा या जन्म लेने के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी या फिर उसका जो है इसमें हेपेटाइटिस भी है या रुधिर लेनता, जो रुधिर की कमी, खून की कमी होगी, इससे एनीमिया टाइप के रोग होंगे, उसका खून क्या करना पड़ेगा, अपन को चेंज करवाना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि RH धनात्मक के कारण से, यदि पुत्र धनात्मक था माता ऋणात्मक थे तो RH धनात्मक प्रतिरक्षी उसके शरीर में माता के गर्भाशय में पैदा हो गया, वो क्या करेगा, अगली संतान RH धनात्मक होने पर विरोध करेगी और विरोध करने के कारण से ये जो प्रतिरक्षी बना माता के गर्भ में, वो क्या करेगा, भ्रूण जो पल रहा है माँ के गर्भ में उसकी RBC का क्या करेगा, विरोध करेगा। तो वो क्या करेगा, उसकी RBC जो है उसको क्या करेगा, तो भ्रूण के अंदर जो प्रतिरक्षी वहां पे बढ़ा वो भ्रूण की रक्त में मौजूद जो RH कारक है उसकी से प्रतिक्रिया करेगा, क्रिया करेगा और क्रिया करने से क्या होगा, खून चिपक जाएगा, समूल हो जाएगा और समूल होने का मतलब भ्रूण में रुधिर का रोटेशन होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब बाध्य वो बच भी गया तो इसका मतलब रुधिर का जो समूल होता है, समूल होने से क्या होगा, RBC नष्ट हो जाएगी और RBC नष्ट होने का मतलब क्या होगा, नष्ट होने का मतलब कौन सा रोग हो गया, रुधिर लयनता हो गया। कौन सा रोग हो गया, रुधिर लयनता। तो रुधिर लयनता की परिभाषा पूछी जा सकती है, रुधिर लयनता की परिभाषा पूछी जा सकती है। एक होता है गर्भ रक्ताणु कोरकता, इसमें क्या होता है, रुधिर लयनता के कारण से भ्रूण की लाल रक्त कणिकाएं तेजी से जो नष्ट होती है, तेजी से जो नष्ट होती है उस रोग को क्या बोलते हैं, गर्भ रक्ताणु कोरकता के नाम से जानते हैं। तो रुधिर लयनता और गर्भ रक्ताणु कोरकता की परिभाषा भी आपको पूछी जा सकती है। तो RH धनात्मक, जिसे प्रश्न आ गया कि माता RH ऋणात्मक हो, पहली संतान धनात्मक है, दूसरी संतान यदि धनात्मक हो तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका मतलब दूसरी संतान धनात्मक होगी तो भ्रूण की मृत्यु मां के गर्भ में हो जाएगी या जन्म भी लेगा तो बच्चा कैसा होगा, बीमारी से ग्रसित होगा, उसमें खून की कमी होगी, वो हेपेटाइटिस बी का शिकार हो सकता है, लिवर से संबंधित उसकी समस्या हो सकती है, इसका मतलब उसका खून में क्या करना पड़ता है, बदलवाना पड़ता है। ठीक है, तो इससे संबंधित छोटे प्रश्न है वो भी परीक्षा में आपको पूछे जाते हैं। बाकी का टॉपिक अपन लेंगे कल। ओके।